हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए कंप्लीट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस अगर आप एलईओ की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एक ही जगह पे चाहते हैं तो हमने आपके लिए गाइड बुक बनाई है एलईओ की, जो कि फ्री है आप लोगों के लिए, जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में मिलने वाली है। तो इस गाइड बुक को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इस गाइड बुक का जो लिंक है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के सेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड दोस्तों प्लीज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों ये जो वीडियो है यहाँ पर हम लेबर इन्फोर्समेंट एग्जाम की एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस और सैलरी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है। तो एलिजिबिलिटी जब हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी जनरली दो तरीके की होती है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एज लिमिट हमारी कितनी चाहिए, इस एग्जाम में अगर हमें अप्लाई करना है तो हमारी मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और दोस्तों जनरली यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं वहां पर दो तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक क्वालिफिकेशन जो कि होनी मस्ट है, मतलब ये तो आपके पास होनी चाहिए अगर आपने फॉर्म फिल करना है, और ये अगर है तो आपके पास सोने पर सुहागा है, पर अगर ये नहीं भी है तो भी आप मस्ट के बेसिस पर फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो कोई भी मिनिमम एज लिमिट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन करी गई है 30। मतलब अगर आप 30 के नहीं हुए हो तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट वो कट ऑफ डेट क्या रहेगी जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि भाई आप ये एग्जाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। दोस्तों नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर रखा है कि जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होती है, मतलब जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो जब उसमें क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो मेंशन होगी उस डेट पर अगर आप 30 के नहीं हुए होंगे और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो दोस्तों यहाँ पर भी जो टिपिकल यूपीएससी की एज रिलैक्सेशन है हर एक कैटेगरी के लिए सेम यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ओबीसी वाला जो बच्चा है वो 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो एंजॉय करेगा, उसको 33 ईयर्स तक जो है फॉर्म फिल करने के लिए परमिट किया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है तो वो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपका 10 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है, तो 40 ईयर्स की मैक्सिमम लिमिट है। एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर जिन्होंने मिनिमम 6 महीने जॉब कर रखी है तो वो अगेन 5 ईयर के एज रिलैक्सेशन एंजॉय करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने एटलीस्ट जो है 3 साल जॉब कर रखी है मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड के लिए, तो वो भी इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन एंजॉय कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो जैसा मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक है एसेंशियल जो कि होनी होनी चाहिए और एक है डिजायरेबल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री में मतलब ग्रेजुएशन में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क ये वाले सब्जेक्ट थे, मतलब इनमें से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में था तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन और है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन लॉ और लेबर रिलेशन और लेबर वेलफेयर और लेबर लॉस और आईआर और सोशियोलॉजी और कॉमर्स और सोशल वर्क और वेलफेयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट। मतलब एक तो आपके पास ग्रेजुएशन में इन चारों में से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क में से कोई एक कंपोनेंट होना जरूरी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई एक कंपोनेंट है यू कैन अप्लाई। प्लस आपके पास इन जितने भी फील्ड यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं उनमें से अगर किसी भी फील्ड में डिप्लोमा है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आपको फॉर्म फिल करने में कोई जो है मना नहीं कर रहा, सब्जेक्टेड टू द एज लिमिट। लेकिन अगर मैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर किसी के पास लेबर लॉ में, ठीक है, या फिर लेबर रिलेशंस में अगर किसी के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा डिजायर्ड माना जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो डिसऑर्डर्ड मत होइए। बहुत क्लियरली ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन दे आर रिलैक्सेबल, मतलब इन क्वालिफिकेशन को रिलैक्स किया जा सकता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं भी है देन अगेन यू कैन फिल द फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। अगर मान लो जो ये फील्ड वाले बच्चे हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर वो कम नंबर ऑफ पीपल अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को एलिजिबल जो है घोषित किया जाएगा। बट दीज कंडीशंस डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम फिलिंग द फॉर्म, यू कैन अप्लाई फॉर द फॉर्म। बट यहाँ पर ये जो कंडीशन है बाद में क्या पता यूपीएससी रिलैक्स ना भी करे, बट यू कैन अप्लाई एज सच। बट अगर इन बच्चों ने, इन फील्ड के बच्चों के नंबर काफी ज्यादा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 15-20 हजार लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया है तो फिर ये क्वालिफिकेशन जनरली रिलैक्स नहीं होती हैं, अदरवाइज दीज क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल। तो ये बात थी पूरी एलिजिबिलिटी की। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही क्लियर मैनर में मैं आपको एलिजिबिलिटी बता के हटा हूं। अब हम बात करते हैं
पैटर्न ऑफ एलयू एग्जामिनेशन। दोस्तों जो टिपिकल यूपीएससी के आरटी एग्जामिनेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल एपीएफसी एग्जामिनेशन या फिर ईओ एग्जामिनेशन, इसी लाइन पर आपको एलईओ का भी पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर भी 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट देने जाएंगे जो कि 2 घंटे का होगा। आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा एंड मैक्सिमम पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात क्या है कि भाई यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएगा वो इंटरव्यू राउंड में पहुंचेगा जो कि नेक्स्ट राउंड है। और इंटरव्यू आपका अगेन यहाँ पर 100 मार्क्स का है, जहां पर आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 50 मार्क्स लेकर आने ही आने, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 45 मार्क्स लेकर आने ही आने, और अगर आप एससी एसटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो टिपिकल यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन वाला है, 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है और ये आपका एपीएफसी और ईओ एग्जाम के प्रोसेस से 100% मैच करता है। आगे बढ़े दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की, जो कि अगेन आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है बट आपको देखने में बड़ा लगेगा। और अगर मैं समराइज कर दूं कि भाई इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर, ठीक है, आईआर एंड लेबर लॉ जो कंपोनेंट आपका एपीएफसी में भी है, जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड करंट अफेयर, ये आपके एग्जाम का सिलेबस है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली डिमार्केट करके आपको सिलेबस दिया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया बात है कि आपको डिकोडेड सिलेबस ऑलरेडी दे दिया। पहली बात तो आपको लेबर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ने हैं, जिसमें जनरली हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज हो गए, वो आपने कवर करने हैं। आईआर में आपने कौन कौन से एक्ट कवर करने हैं इन्होंने क्लियरली लिस्ट डाउन कर दिया है कि भाई ये एक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं, और आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि भाई आपको एक्ट्स के सारे नाम पता लग गए। लेबर कोड्स आपने प्रिपेयर करने हैं, और इसके साथ आप लोगों ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जर्नल मेंटल एबिलिटी जो कि बेसिकली जो है क्वांट है और रीजनिंग है, प्लस आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है। अगर आप एपीएफसी से कंपेयर करें तो सिर्फ आपको जो है 4 मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें आईआर एंड लेबर लॉ, थोड़ी सी पॉलिटी, और आपको जनरल मेंटल एबिलिटी और जो करंट इवेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप में से कोई बच्चा एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली उस एग्जाम में कवर हो रहा है। एंड दोस्तों अभी नोटिफिकेशन जो है नहीं आने के चांसेस जल्दी आने वाले नहीं है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अप्रैल मई तक नोटिफिकेशन आ सकती है। तो आपके पास टाइम है कि अगर आप जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बताया वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा टू मेक यू मोर सुटेबल। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या हमारी सैलरी होने वाली है। तो अगर मैं एक एलईओ ऑफिसर की बात करूं तो दोस्तों एलईओ क्या है, जॉब टाइप क्या है कि एक सेंट्रल सर्विस है और एक ग्रुप बी सर्विस है, मतलब क्लास बी सर्विस है, और एक गेजेटेड पोस्ट है और एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेकिन जॉब टाइप क्या है, परमानेंट, मतलब आप अगर एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सिलेक्ट नहीं हो रहे, यू आर सिलेक्टिंग ऑन दी परमानेंट बेसिस, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हो, और आपका लेवल 7 होने वाला है। और लेवल 7 में जो पे मैट्रिक्स है वो क्या है कि आपकी बेसिक पे 9300 से लेके 34800 तक रहती है, और ग्रेड पे 4600 रहती है, और आपकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 44,900 से लेके 1,42,400 तक जा सकती है ऑन दी सेम लेवल। और अगर मैं इनहैंड सैलरी की बात करूं दोस्तों, एज सच एलईओ ऑफिसर की जो इनहैंड सैलरी है वो अराउंड जो है 75-80,000 से स्टार्ट होती है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, एंड दोस्तों अच्छी जॉब है, मतलब अगर आप इसको कंपेयर भी करेंगे बाकी जॉब से तो सिलेबस काफी कम है, ठीक है, कंपेरेटिवली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है, और बहुत लिमिटेड अगर आप जो है एक फील्ड से बिलोंग करते हैं, ऑडियंस से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आपको कम कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, और कम कंपटीशन के बाद आप एक अच्छी पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जा रहे हैं तो इट इज फेयर इनफ। तो दोस्तों ये एग्जाम के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैंने अच्छे से आपको प्रोवाइड करी है। मैं आपको एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पर एज लिमिट क्या है, 30, कुछ रिलैक्सेशन है जो कि जनरली टिपिकल यूपीएससी की होती है, 3 फॉर ओबीसी, 5 ईयर फॉर एससी एसटी एंड 5 ईयर फॉर कमीशन ऑफिसर एंड जो है एक्स सर्विसमैन अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एलिजिबिलिटी कंडीशन मैंने एजुकेशन की भी आपको बता दी है कि भाई आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है दे आर रिलैक्सेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी। फिर मैंने आपको जो है सिलेबस के बारे में बता दिया है, सिलेबस बहुत ही क्लियर आपको बताया गया है कि भाई आपको आईआर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो एक्ट हम जनरली जानते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, फिर मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, सोशल सिक्योरिटी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, 5 एक्ट वो वाले हो गए। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट जो कि नया आया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सारे एक्ट आपको कवर करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड जो लोग एपीएफसी और ईओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस काफी जाना पहचाना है, उनको पता है कि भाई ये चीजें क्या होती हैं। तो आपकी एक ही तैयारी, एपीएफसी की तैयारी अब आपको मल्टीपल एग्जाम्स के लिए रेडी कर रही है, आप लोग ये समझ रहे होंगे। अगर आप एपीएफसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं
you are automatically preparing for EOA examination, you are automatically preparing for LEO examination, you are automatically preparing for the examinations like ALC and all. तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम के बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा, जैसे जैसे नोटिफिकेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन विद यू। बट मैं यही कहूंगा कि अच्छे से प्रिपरेशन करो और जब भी एग्जाम आए तो उसके लिए अच्छे से रेडी भी हो जाओ। दोस्तों अगर आपका कोई और डाउट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।